है दोस्तों, दिस इज़ शुभम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल आने वाले समय में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये लेक्चर, जो आज का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, ये बेसिकली अगर आप देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेसिक, अगर कोई भी स्टूडेंट जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आता है तो उसे ऑप्शनल लेने में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो ऑप्शनल लेने के लिए होती है। कौन सा ऑप्शनल लेना है, क्यों लेना चाहिए, क्या उसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। और हर इंसान, देखिए ये बात समझने वाली है कि हर इंसान की अलग अलग काबिलियत होती है और उस हिसाब से ही ऑप्शनल का चुनाव करना चाहिए। तो ऑप्शनल का चुनाव किस हिसाब से करना चाहिए वो तो हम किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के ऊपर थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू लेक्चर मैंने बनाया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जनरली ये जो लेक्चर है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता ऑप्शनल के क्षेत्र में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई एमबीबीएस करके आया है उसे पबैड ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एमबीबीएस करके आया है तो उसके लिए ऑलरेडी कोर्स उसका है। कोई अगर मान लीजिए कि अगर बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है या कोई केमिस्ट्री में अच्छा है और उसने उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सारी चीज़ें कर रखी हैं और उसे इंटरेस्ट भी है, तो उसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। मैं ऐसा भी मेरा मानना नहीं है। अगर उसे इंटरेस्ट है, अगर वो लगता है उसे कि वो कर सकता है, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायो, जूलॉजी, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, अगर इन सब्जेक्ट्स के साथ वो अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है, उसे इंटरेस्ट भी है, तो वो ज़रूर ले सकता है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं और जनरली जिनका फोकस हमेशा कन्फ्यूज़न होती है ज्योग्राफी पे। एंथ्रो ले लूँ कि ज्योग्राफी ले लूँ कि हिस्ट्री ले लूँ कि सोशियो ले लूँ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लूँ, ये हमेशा से ही उनके मन में ये बात, ये दुविधा जो है बनी रहती है। तो ये लेक्चर जो आज का है वो उन्हीं ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए है जो जनरल कैटेगरी, जनरल कैंडिडेट्स जो होते हैं जिनका अपने ऑप्शनल के क्षेत्र में कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल है उसकी डिमांड क्या है। हर ऑप्शनल की एक डिमांड होती है, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी की डिमांड क्या है, थोड़ा सा आप बता देता हूँ। ज्योग्राफी की डिमांड ये होती है कि एक तो सिलेबस बड़ा है, ठीक है, सिलेबस बड़ा है पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपका इलस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप फटाफट डायग्राम और ये सब मैप्स ऐप्स बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट होने चाहिए। आपको फैक्ट्स बहुत अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, डायग्राम, फैक्ट्स, आपको जो है आपके मैप्स पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब जब चीज़ें होती हैं, आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत होती है, तब जाकर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल ले सकते हैं, ठीक है। सेम वे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? सबसे पहली बात यह कि जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, देखिए ये कोर्स, ये जो ऑप्शनल है, इट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। बहुत ही छोटा सिलेबस है इस ऑप्शनल का। इस वजह से कुछ ही टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर एग्जामिनर को सवाल बनाने होते हैं, ठीक है। अब ज्योग्राफी जैसा डायनामिक भी नहीं है कि साइक्लोन के ऊपर सवाल बना दे, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सवाल पूछ दे, कभी अमेरिका के ऊपर सवाल पूछ दे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल बहुत जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है। इस वजह से होता क्या है कि एग्जामिनर को बहुत ही कम सिलेबस में से ही हर साल नए क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही बेसिक चीज़ों को भी कई बार पूछ लिया जाता है और कई बार उस लाइन के बीच में लिखी हुई चीज़ को भी पूछ लिया जाता है। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है कि public sector enterprises is neither public nor enterprises, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा सवाल है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज नीदर पब्लिक नॉर इंटरप्राइजेज। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। अब इसी में देखिए कि इसी के ऊपर सवाल पूछ दिया गया है
ठीक है। तो ये एक समस्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए होती है। तो उसके लिए एक अप्रोच होना चाहिए कि सबसे पहली बात है कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए। एंड दूसरी चीज़ है लेटरल थिंकिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज़ लेटरल थिंकिंग? लेटरल थिंकिंग का मतलब होता है कि जब हम हॉरिजॉन्टल सोच सकें, बहुत डीप में जाकर जानने की ज़रूरत नहीं होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें हॉरिजॉन्टल इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम समझ सकें। जैसे किसी थिंकर ने कोई बात कही तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उस थिंकर के बात का क्या एप्लीकेशन है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में उस बात का क्या एप्लीकेशन है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसको कहते हैं लेटरल थिंकिंग। ठीक है, हमें इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स को बेहतर तरीके से अगर हमें समझ है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम ऑप्शनल ले सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकुलेटेड आंसर राइटिंग की खूबी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने नहीं की है और अगर आप आंसर राइटिंग में वीक है तो ये ऑप्शनल थोड़ा सा कठिन हो जाता है। देखिए, ज्योग्राफी जैसा नहीं है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, या हिस्ट्री जैसा नहीं है। हिस्ट्री में भी थोड़ा सा आर्टिकुलेटेड आंसर राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो फैक्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके अलावा मान लीजिए कि जूलॉजी है, बॉटनी है, उसमें तो सिंपल आपको कोई चीज़ पूछी जाएगी, उसमें आपको 5 या 10 पॉइंट लिखने होते हैं। ठीक है, आप बुलेट पॉइंट्स बना के 5 या 10 पॉइंट लिख देंगे। तो इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे अगर नंबर चाहिए तो आर्टिकुलेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। और अगर आप ये ऑप्शन लेने की सोच रहे हैं तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि आपको काफ़ी इस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ अगर आप सोचते रहेंगे कि पढ़ लूँगा और लिख दूँगा तो कभी नहीं होगा। और इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आपके कभी भी 150 नंबर से ज़्यादा नहीं आएंगे अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है पब्लिक एड में। ठीक है, फिर जो अगली डिमांड है वो है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा फोकस जिस चीज़ को अक्सर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं वो है इवोल्यूशन को समझ पाना, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इवॉल्व हुआ एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। गेटिंग इट? जब तक ये चीज़ हम समझ नहीं पाएंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इवॉल्व हुआ, क्या सारी पहले कौन आया, फिर उसके बाद कुछ थिंकर्स आए उन्होंने क्या बात कही, फिर कुछ नए थिंकर्स आए उन्होंने क्या बात कही, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले क्यों कोई एक तरीके से सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, फिर ये सब्जेक्ट क्यों अस्तित्व में आया, आने वाले समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्कोप होने वाला है। तो ये पूरी टाइमलाइन के हिसाब से हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल है वो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि ईयर वाइज, और हमें इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है इस ऑप्शनल की। फिर एग्जांपल्स फ्रॉम रियल लाइफ, जैसा कि मैंने बताया कि अब जितने भी थिंकर्स होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उन थिंकर्स की रियल लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या एप्लीकेशन है, उनकी बातों की क्या वैल्यू है और कहाँ कहाँ पर उनकी बात फेल हो जाती है, वो सारी चीज़ें हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो ये एक डिमांड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की। अब सवाल ये उठता है कि कौन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल ले सकता है। तो वो लोग ले सकते हैं जो फैक्ट्स को रटने में आगे नहीं होते, जिनको फैक्चुअल चीज़ें, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स याद नहीं होते हैं, वो लोग इस ऑप्शनल को ले सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है कि दोज हु आर गुड एट आर्टिकुलेटिंग आंसर, जिनकी आंसर राइटिंग अच्छी है, जो अच्छे तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं एक अच्छी भाषा में, एक अच्छे लय और ताल के साथ, वो लोग ले सकते हैं। फिर तीसरा है कि जिनको पॉलिटी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिनका बेसिक रुझान है एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और पॉलिटी के ऊपर, वैसे लोग इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल को ले सकते हैं। फिर एक और डिमांड है कि दोज हु कुड राइट फास्ट, तेज लिखना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा तेज लिखने आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो क्वेश्चन को समझने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सोचने में, जैसे मान लीजिए सपोज 10 मिनट का समय अगर आपको एक क्वेश्चन लिखने को दिया गया है, तो 10 मिनट में आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2 मिनट थोड़ा सा आप उसको पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर बचा 8 मिनट ही बचता है। तो 8 मिनट में जब आपको अगर 2.5 पन्ने या 3 पन्ने लिखने हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप
आपको थोड़ी सी आपकी राइटिंग स्पीड भी तेज होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि ये स्पीड जो लिखने की है वो जीएस हर हर ऑप्शनल में काम आती है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता क्या है कि थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को लिखना होता है, तो उसमें आदमी सोचता ज़्यादा है और इस वजह से लिखने के लिए जो समय बचता है वो कम है। इस वजह से तेज लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, और लेजिबल हैंड राइटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में और बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है कि आप थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन, डायग्राम ये सब बना के भी अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं एग्जामिनर को, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इलस्ट्रेशन और ये सब सारी चीज़ें या बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से आप अपनी बात कहने का जो स्कोप होता है वो थोड़ा कम होता है। इसमें भी फ्लो चार्ट और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखें तो बाकी के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम होता है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपकी जो हैंड राइटिंग हो वो लेजिबल हो, पढ़ने में साफ स्वच्छ होनी चाहिए। मैं बहुत ही ब्यूटीफुल और कर्सिव राइटिंग की बात नहीं कह रहा, मैं बहुत ही सिंपल। मेरा एक दोस्त था, मैं उसकी बात बताऊंगा, ही इज़ नाउ इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर। तो उसकी राइटिंग बहुत ख़राब थी, लेकिन वो बहुत ही सही तरीके से लिखता था, जैसे कि पूरा वो बोल्ड में लिखता था, ठीक है। जैसे शुभम लिखना है तो वो ऐसे लिखता था। तो उसकी राइटिंग भले ही ख़राब थी, लेकिन पढ़ने में काफ़ी बेहतर थी। कुछ लोग की राइटिंग देखने में सुंदर होती है लेकिन पढ़ नहीं पाते, जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे लिखूं, तो ये पढ़ने में, देखने में तो सुंदर लगेगी लेकिन पढ़ने में समस्या आएगी। ये पढ़ना ज़्यादा आसान है, ये पढ़ना थोड़ा सा कठिन है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए। इट डजेंट मीन कि इट शुड बी ब्यूटिफुल, इट शुड बी रीडेबल, इट शुड नॉट गिव पेन इन द एस ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है। जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला या उसके सर में दर्द करने वाला नहीं होना चाहिए। अब सवाल आता है कि क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लिया जा सकता है। तो सबसे खास बात है कि सिलेबस छोटा है इसका बाकी के कंपैरिजन में, क्योंकि ज्योग्राफी में देखें तो उसका कोई और छोर नहीं है। ज्योग्राफी का ऑप्शनल बहुत बड़ा है, हिस्ट्री का भी ऑप्शनल जो है काफ़ी बड़ा है, लगभग साल भर से 8 महीने से साल भर लग जाते हैं हिस्ट्री का ऑप्शनल कवर करने में, और सेम इतना ही ज्योग्राफी का, ठीक है। तो सिलेबस छोटा है, फिर इसमें रैंडम फैक्ट्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जीएस पेपर 1 और 2 में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, उसके अलावा एसए और एथिक्स के पेपर में। अगर आपने पवेड अच्छे से पढ़ी है तो आपका मैक्सिमम जीएस पेपर 2, ठीक है। और एसए में भी, एसए में मान लीजिए कि अगर 4-5 टॉपिक में से एक टॉपिक लिखने को आता है, ठीक है, तो उसमें से एक ना एक टॉपिक तो ऐसा होगा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किसी न किसी सिलेबस के पार्ट का होगा, ठीक है, या कहीं ना कहीं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 2013 में पूछा था कि ये जो हमारी ब्रिटिश रूल हमारे देश पे रहा, उसने वो आज भी हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जिसमें हम सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई हुई सिविल सर्विसेज थी वो आज भी उसी ढर्रे पे चल रही है। उनके द्वारा जो बनाई हुई पुलिस थी वो भी वैसे ही चल रही है। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, आप बहुत सारी चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस से उठाकर उस एस्से में लिख सकते थे, ठीक है। तो ऐसे हर साल ऐसे टॉपिक्स एस्से में ज़रूर ही एक मिल जाते हैं 3 टॉपिक्स में से, जिसमें जैसे कि सेक्शन ए में 3 टॉपिक्स होते हैं जिसमें एक पे लिखना होता है, और बी में से 3 टॉपिक होते हैं जिसमें एक पे लिखना होता है। तो ये 6 में से कोई ना कोई एक टॉपिक ज़रूर ऐसा होगा जो एस्से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैच करता होगा। तो एस्से में काफ़ी मदद होती है। और मेरा अगर मैं बोलूँ तो एथिक्स का पूरा पेपर ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसी वजह से आप देखेंगे जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर दिल्ली में, वो सारी एथिक्स भी पढ़ाती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। तो आपका ये सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत ज़्यादा इसका आपको इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और एक और ख़ास बात है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज से आपकी पर्सनालिटी में सुधार होता है, जिसका जो है वो चीज़ आपके इंटरव्यू में दिखाई देती है, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड को फेस करने के लिए बैठेंगे और अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में आप बेहतर कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इंटरव्यू में पूछी जाने वाली हैं उसको आपको एग्जामिनर से भी बेहतर आता होगा,
क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर उतना डीप में जाके तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ता नहीं है, लेकिन आपने तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डीप में जाके पढ़ा है, तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और उसका आपको फ़ायदा आपके इंटरव्यू के मार्क्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है। और फिर एक और है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो ट्रेनिंग के पीरियड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिर से पढ़ाया जाता है सबको, जितने भी ट्रेनीज़ होते हैं उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है। तो अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ऑप्शनल में रहा है तो आपको वहाँ पर फिर से सर खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से वहाँ पर मसूरी में घूम फिर सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने के कुछ फ़ायदे हैं। कुछ लोग अक्सर कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लेना चाहिए। तो देखो, ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो अलग अलग चीज़ें। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जैसे ज्योग्राफी में सवाल आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में डिफरेंशिएट करना है, और हमें कुछ रीजंस भी बताने हैं कि क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी। ठीक है, सिंपल सवाल है, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको 10 डिफरेंस पता है ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में, आपने ऐसे बीच में लाइन लिखी, वो 10 डिफरेंस ऐसे लिख दिए। ठीक है। फिर आपको ये पता है कि क्यों अरेबियन सी में ज़्यादा, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आता है, तो आपने 5 ऐसे बुलेट पॉइंट्स बनाए और वो चीज़ें लिख दी। सिंपल। तो यहाँ पर पब्लिक ज्योग्राफी के ऑप्शनल में आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, आपको जो फैक्ट्स, डेटा, फिगर्स, ये सब याद होने चाहिए। इसमें आप मेंशन करोगे कि पिछले, आपको डेटा पता होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में कितने साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आए हैं, कितने साइक्लोन अरेबियन सी में आए हैं। तो ये सब थोड़ा सा डेटा लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको नंबर मिलने की संभावना होती है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए क्वेश्चन इस तरीके के नहीं आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन इसी लेक्चर में डिस्कस किया था कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर नीदर पब्लिक नॉर इंटरप्राइजेज, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि जो PSUs होती हैं, जैसे ONGC है, NTPC है, गेल है, ये ना ही पब्लिक है ना ही इंटरप्राइजेज है। इनका नाम भले ही हमने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज रख रखा है, लेकिन ना ये पब्लिक है ना इंटरप्राइजेज है। मतलब ये कहने का, इस सवाल का मतलब ये है, आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर पढ़ोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल को तो आप इसको कवर कर सकते हो कि भाई इसमें पब्लिक नाम का कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि इसका पब्लिक का कंट्रोल इन इंटरप्राइजेज पे नहीं होता, ये ऑटोनॉमस होती हैं। ठीक है। फिर इंटरप्राइजेज इसलिए नहीं, इंटरप्राइज होने का मतलब कि बिजनेस माइंडेड और प्रॉफिट ओरिएंटेड इसलिए नहीं होती क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होता है, वहाँ पर भाई भतीजावाद भी बहुत चलता है, पॉलिटिकल काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है इन PSUs के अंदर। ठीक है। फिर कई बार PSUs को फ़ायदे के का न सोच के, जो सोशल गोल्स हैं उसको सोच के हम इन PSUs को चलाते हैं। जैसे रेलवे का ही ले लीजिए, और हालांकि रेलवे PSU नहीं है, रेलवे एक डिपार्टमेंट के अंदर आता है, एक मिनिस्ट्री है। फिर भी रेलवे में अगर आप देखेंगे कि भले ही जब कोविड-19 का क्राइसिस हुआ था तो इतना नुकसान झेलते हुए भी रेलवे ने बहुत सारे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश की थी। तो ये उसका इंटरप्राइजिंग नेचर नहीं है, क्योंकि रेलवे का काम देश की सेवा करना है, ना कि लाभ कमाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और इसको आप लिखेंगे। तो ये हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी के बीच में। अब इसमें आपको ये खुद से डिसाइड करना है कि आप किस तरीके के क्वेश्चंस को लिखने में ज़्यादा सहूलियत आपको होती है। ठीक है। इसमें ज्योग्राफी में क्या होगा कि पॉइंट्स का खेल हो जाएगा, जिसने जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिख दिए उसको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। इसमें पॉइंट्स का खेल नहीं है, इसमें आपकी समझ के ऊपर है, इसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ पॉइंट्स और अच्छे तरीके से, अच्छी भाषा में, साफ़ सुथरे शब्दों में अगर आप अपनी बात को लिख पाएँ, तब एग्जामिनर बस ये समझाना है कि आपको पता है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है। इसमें फिर बहुत सारे पॉइंट्स वाली मारामारी नहीं होगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आपको बस एग्जामिनर को ये अश्योर कराना है कि आपको पता है कि क्या क्वेश्चन है और आपको आइडिया है थोड़ा बहुत उसके बारे में, आप समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये था पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ऑप्शनल हम इस सीरीज़ में शुरू करेंगे, और इसको आप बहुत ही सब्सक्राइब कर सकते हैं सिनॉप्सिस IAS के प्लेटफॉर्म पे। तो आगे भी बने रहेंगे, साथ में ज़रूर साथ में रहिएगा। फिर देखते हैं कि हम कहाँ तक ये जाते हैं। पूरा ऑप्शनल मैं कवर कराऊँगा, और उसके साथ साथ
जीएस का माफ़ कीजिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो साथ में बने रहेंगे और विल हैव ग्रेट टाइम अहेड। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।